हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रज्ञान क्लासेस। आज हम इस सीरीज़ में ये सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसमें हम एसएससी एग्ज़ाम्स जो कि 2025 में पूछे गए जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, सब्जेक्ट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। तो हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ बहुत सारे और भी फैक्ट्स बताऊंगी जो कि 2026 में जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। हमारा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानियों यानी कि ग्रीक्स ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किस नाम का उपयोग किया था? इसका सही जवाब है इंडोई और इंडिका। इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके बारे में हम देखें तो जो ग्रीक्स थे यानी कि एंशिएंट यूनानी जो थे, प्राचीन यूनानी, सिंधु नदी को इंडस कहते थे। इसके आसपास के क्षेत्र व यहाँ के रहने वाले लोगों को इंडोई कहते थे और इस पूरे एरिया को इंडी के नाम से संबोधित करते थे। सिंधु नदी के बहुत सारे नाम थे सिंधु नदी के और उसके आसपास के क्षेत्र के। तो हम उन नामों के जो इतिहास है उसके बारे में देखते हैं। उसके बारे में कहते हैं कि इंडस और इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो प्राचीन यूनानियों ग्रीक्स ने सिंधु का उच्चारण इंडोस के रूप में किया। इसी से आगे चलकर इंडोई या फिर इंडी के नाम पड़ा। अंततः इससे इंडिया नाम पड़ गया। नेक्स्ट, मेलुहा शब्द ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी में। तो मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। हिंद या फिर हिंदुस्तान, प्राचीन ईरानी लोग जो सा को हा प्रोनाउंस करते थे, हा बोलते थे, इसीलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और आगे चलकर अरबी और फारसियों ने इस क्षेत्र को अलहिंद या हिंदुस्तान नाम दिया। सप्त सिंधु के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में इस क्षेत्र को सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की भूमि कहा गया है। जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ें तो प्राचीन बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को, पूरे जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके लिए जम्बू द्वीप यानी कि जामुन के पेड़ों के द्वीप शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर मेगास्थनीज की बुक जो थी इंडिका, उसके बारे में बात करें तो मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का ब्रांड एम्बेसडर था और ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। इस इंडिका पुस्तक में उसने मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, समाज और ज्योग्राफी, भूगोल को समझाने की कोशिश की थी। और अगर हम बाकी के ऑप्शंस देखें तो जो सिंध है ये मूल संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे स्थानीय रूपांतरित किया गया और ये आज की डेट में पाकिस्तान में स्थित एक प्रांत है। हिंद शब्द की बात करें तो ये फारसी या अरबी मूल का शब्द है, ना कि यूनानी। भारत, ये नाम ऋग्वेद के प्रसिद्ध भरत कबीले से आया है। भरत कबीले के नाम पर भारत पड़ा और इसकी तो कई सारी स्टोरी हैं। भरत कबीले के नाम पे एक राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर पड़ा। और एक और स्टोरी है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, उनके जो बेटे थे भरत, उनके नाम पर भी बोला जाता है कि उनके नाम पर भी हो सकता है कि भारत नाम पड़ा। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में साफ लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर पेपर में ग्रीक यानी कि यूनानी आए तो ऑप्शन लगाना इंडस, इंडिया या इंडोई। और अगर पर्शियन आए, ईरानी आए या फिर अरब आए तो हमें आंसर लगाना है हिंद या फिर हिंदुस्तान। अरेबियन लोग हिंद या फिर हिंदुस्तान बोलते थे और जो ग्रीक्स थे, यूनानी थे, वो इंडोई या फिर इंडी के बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखा जाए तो 4 अलग अलग तरीके से बांटा गया था। मान लीजिए कि ये हमारे भारत का नक्शा है।
तो ये जो भारत का नक्शा है ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया हुआ करता था। इसके 4 कोने थे, नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, पूर्वी पॉइंट, ये साउथ पॉइंट, दक्षिणी शो, दक्षिण मोस्ट, और ये वेस्टर्न मोस्ट यानी कि पश्चिम वाला, पूरब, दक्षिण और उत्तर में जो था, उत्तर में था मांडा, एक साइड थी मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। और ये ईस्टर्न मोस्ट ये था आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। दक्षिण में है डैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। और पश्चिमी पॉइंट पर है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर है सूत कांगेंडोर बलूचिस्तान, दाश्त नदी के किनारे। इसके बारे में हम देखें तो इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है। इसके 4 पॉइंट थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में था मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी के किनारे, साउथ में डैमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे, और वेस्टर्न में जो कि था हमारा सूत कांगेंडोर दाश्त नदी के किनारे जो कि है पाकिस्तान बलूचिस्तान में। अगर हम बाकी की साइट्स के बारे में देखें तो हरियाणा में हमें मिलती है राखी गढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। अगर भारत की नज़र से देखें तो भारत में सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी थी, तो वो है राखी गढ़ी। यहाँ से हमें एक बड़ा म्यूज़ियम बनाया जा रहा है हाल ही में। एक है बनावली, यहाँ से हमें मिट्टी का हल मिलता है। और भिराना में ये प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल है। पंजाब में हमें रोपड़ देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया में खोजा गया पहला हड़प्पाकालीन साइट थी ये, जिस यहाँ पर हमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात में देखें तो गुजरात में है लोथल, धौलावीरा और सुरकोतड़ा। लोथल में हमें बंदरगाह देखने को मिलता है, चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और शतरंज का बोर्ड देखने को मिलता है। धौलावीरा को यूनेस्को साइट घोषित कर दिया गया और यहाँ पर जल प्रबंधन की प्रणाली खोजी गई। ड्रेनेज सिस्टम बड़ा ही उन्नत ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। स्टेडियम मिला है एक, और इकलौता ऐसा शहर था जहाँ पर 3 पार्ट्स मिलते हैं टाउन के। ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि ये सिटाडेल क्या है, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, ये 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता था टाउन। तो और ये सुरकोतड़ा, यहाँ पे घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर राखी गढ़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में। इसके बारे में देखें तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। राखी गढ़ी से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है ये, और किस नदी के किनारे है? तो ये है घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता जो हैं इसके खोजकर्ता हैं सूरजभान इसके खोजकर्ता हैं। कब खोजा गया? 1969 में। और इसके अगर खोज में देखा जाए तो राखी गढ़ी में मिले मानव कंकालों के DNA से पता चलता है कि यहाँ के लोगों का जो जीन है वो दक्षिण एशियाई लोगों से बहुत मिलता जुलता है। अगर हम बनावली के बारे में देखें तो बनावली फतेहाबाद ज़िले में स्थित है हरियाणा में, और यहाँ से मिट्टी के खिलौने मिले हैं हमें। मिथाटल में से ये भिवानी ज़िले में स्थित है। तांबे के औजार मिले हैं भगवानपुरा में। यहाँ से कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ से लेट हड़प्पा यानी कि उत्तर हड़प्पा कालीन के चित्रित धूसर मृतबाण यानी कि पेंटेड ग्रेवियर्स मिले हैं।
ग्रेवियर के अवशेष मिले हैं हमें। और बाकी ऑप्शंस में देखें तो पंजाब का प्रमुख स्थल रोपड़ है, जहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात लोथल, जो कि जहाँ पर हमें बंदरगाह मिले हैं। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जो कि है हिंड नदी के किनारे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता को संदर्भित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो इसका सही जवाब है मेसोपोटामिया। बाकी के 3 ऑप्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही नाम है, लेकिन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एक अलग सिविलाइजेशन है जो कि ईरान में है। ये ईरान की अलग सभ्यता, इराक की अलग सभ्यता है, जो कि दजला फरात नदियों के किनारे बसी हुई है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसी हुई है। अगर हम इसके बारे में और अदर ऑप्शंस के बारे में देखें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि बोलते हैं कि अगर किसी सिविलाइजेशन की खोज हो रही है तो वहाँ मिले सबसे पहला जो शहर है हड़प्पा, उसी के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है। जैसे कि आर्कियोलॉजी का ये नियम आर्कियोलॉजी का है, जब किसी अज्ञात प्राचीन सभ्यता की खोज होती है तो उसका सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। और हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें 1921 में सबसे पहला जो उत्खनन यानी कि खोज हुई वो हड़प्पा की हुई थी, इसीलिए इसे आधिकारिक तौर पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? तो अगर इसके पीछे का कारण देखें तो 80% स्थल जो थे वो सिंधु नदी के पूर्व में सूखी जो अब तो सूख गई है वो नदी, वो अब नदी नहीं मिलती है, तो वो सरस्वती नदी है उसके किनारे बसे हुए थे 80% साइट्स, तो इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एक तरीके से इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, ये इसीलिए इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला गया क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो ब्रॉन्ज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे। ब्रॉन्ज जो कि कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920-1922 में हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पर की गई थी? तो इसका सही जवाब है रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे अगर हम देखें तो हड़प्पा नामक ऐतिहासिक स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर हम इसके जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में देखें तो ये खोजा गया 1921 में दयाराम DR साहनी द्वारा। इसके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, उन्हीं की देखरेख में उन्हीं के डायरेक्शन में से खोजा गया था। प्रथम खोज का इतिहास देखें तो 1921 में इसकी खुदाई हुई और इसके जो इसका जो टीला जो सामने सबसे पहले इसका जो प्रेरणा दी इसको खोजने की वो थी चार्ल्स मेसन द्वारा। चार्ल्स मेसन ने इसकी प्रेरणा दी थी। अगर हम प्रमुख जो साक्ष्य मिले हैं उनमें देखें तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य जो मिलते हैं जैसे कि और इसकी जो अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल हैं उनके बारे में देखें तो जो हड़प्पा है जो कि है रावी नदी के किनारे, जो कि है पंजाब पाकिस्तान में स्थित, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में, चनहुदाड़ो सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे पंजाब में और सूत कागिंडो दाश्त नदी के किनारे बलूचिस्तान में। अगर हम देखें तो बाकी के ऑप्शन भी देखें तो गंगा यमुना सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मतलब वैसे तो मेनली पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में था, लेकिन गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में भी इस सभ्यता का केवल मतलब अंतिम चरण देखने को मिलता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर जो साइट है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो हमें गंगा यमुना दोआब में देखने को मिलता है। लूनी नदी में राजस्थान की ये नदी है, जो लूनी नदी है वो
राजस्थान से निकलती है और रण ऑफ कच्छ में जाके ये गायब हो जाती है। तो गुजरात का जो सबसे फेमस स्थल है धौलावीरा, ये इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? धौलावीरा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चनहुदुरो मुख्य रूप से किसका केंद्र था? तो इसका चनहुदुरो किसका केंद्र था? तो ये बीड मेकिंग का, मन के बनाने का कारखाना यही मिलता है हमें। कहाँ पर? चनहुदाड़ो में। चनहुदाड़ो के बारे में देखें तो ये एक इंडस्ट्रियल टाउन था, औद्योगिक नगर था। मुख्य रूप से यहाँ पे शिल्प उत्पादन किया जाता था, मन के बनाए जाते थे। शंख की कटाई, शंख जो होता था उसकी कटाई होती थी। धातु के जो कार्य, धातु से रिलेटेड जितने भी काम होते थे वो होते थे, और मोहर बनाने का कार्य भी यही हुआ करता था। अगर इसके खोजकर्ता के बारे में बात करें तो इसके खोजकर्ता थे एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार कब खोजा गया? 1931 में। अगर इसकी ये इंडस रिवर यानी कि सिंध नदी के किनारे बसा था, सिंध प्रांत में। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मिलता है वो है, यहाँ पर हमें सीटाडेल देखने को नहीं मिलता। अब बता दूँ तो सीटाडेल का मतलब होता है कि ज़्यादातर जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की जितनी भी साइट्स थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। यानी कि एक हुआ करता था सीटाडेल, एक अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। इस जो अपर पार्ट था उसे सीटाडेल बोलते थे, मिडल को मिडल पार्ट बोलते थे, मिडल टाउन, और इधर लास्ट वाले को लोअर टाउन बोलते थे। सीटाडेल में मोस्टली जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि रूलर्स वहाँ के, और वहाँ के जो पुजारी हुआ करते थे, जो अपर क्लास हुआ करती थी वो सीटाडेल में रहती थी। मिडिल क्लास में मिडिल लोग जो मध्यम वर्गीय लोग जो होते थे वो रहते थे। और लोअर टाउन में जैसे कि शिल्पकार हो गए, बाड़ी हो गए, बनिया हो गए, ये सब लोग किस में रहते थे? लोअर टाउन में रहते थे। तो सिर्फ एक चनहुदाड़ो सिर्फ एक लौता ऐसा टाउन था जहाँ पर हमें सीटाडेल देखने को नहीं मिलता। ये ज़्यादातर पूछा जाता है एसएससी में, तो इसे याद रखिएगा। अगर इसके हम मुख्य एविडेंसेस के बारे में बात करें, साक्ष्यों के बारे में बात करें कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, तो हमें बीड मतलब मनका बनाने का कारखाना मिला है, कॉस्मेटिक्स के, सौंदर्य प्रसाधन के उपकरण मिले हैं, जैसे कि लिपस्टिक हो गई, लिपस्टिक मिली है यहाँ से हमें। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो स्टेप्स हैं, फुट स्टेप्स हैं, पद चिन्ह हैं, हमें वो मिले हैं, खिलौने मिले हैं। और यहाँ की जो संस्कृति मतलब इस्टेब्लिश हुई चनहुदाड़ो में, उस संस्कृति का नाम देखने को मिलता है हमें झांगर एंड जुकार कल्चर। अगर हम शंख उद्योग की बात करें तो शंख उद्योग हमें देखने को मिलता है बालाकोट पाकिस्तान और नागेश्वर गुजरात में। यहाँ से हमें शंख उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें मिले हैं लोथल में, जो कि गुजरात में स्थित है। और तांबे का जो कार्य है वो राजस्थान खेतड़ी, जो कि राजस्थान में स्थित है, खेतड़ी से यहाँ से ट्रेड हुआ करता था। खेतड़ी से हमें कॉपर के साक्ष्य मिलते हैं बड़ी मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी के शहरों की एक विशेषता नहीं है? समकोण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती सड़कें, लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग, पकी हुई ईंटों का निर्माण, उन्नत जल निकासी प्रणाली। तो अगर हम देखें तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग थे, उनकी जो टाउन प्लानिंग थी यानी कि नगर नियोजन था, बड़ा ही उन्नत प्रकार का था। बड़े ही एक्सपर्ट लोग थे वो लोग टाउन प्लानिंग में, उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर आज की डेट में हम देखें तो उनकी जो टाउन प्लानिंग थी बड़ी ही एक्सपर्टीज़ वाली थी। उनका एक ग्रिड सिस्टम हुआ करता था जो कि 90 डिग्री पे काटता था। तो ये ऑप्शन तो है, ये ऑप्शन तो नहीं है। उसमें पूछा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अगर हम ये सेकंड, इसका आंसर है लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग। क्यों? इसका रीज़न क्योंकि
जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग थे वो लोहे का उपयोग, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहे की जानकारी उन्हें नहीं थी। तो बाकी की 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, यानी कि उन्हें पकी हुई ईंटों का निर्माण मटेरियल यूज़ करते थे अपना घर बनाने के लिए, और उनके पास एक उन्नत प्रकार की जल निकासी प्रणाली थी, और उनका जो टाउन प्लानिंग था, नगर नियोजन वो भी बहुत अच्छा लेवल का था। इसके बारे में हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और कांसे से परिचित थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे, इसीलिए लोहे का जो ऑप्शन है वो कट जाता है। भारत में लोहे का जो व्यापक उपयोग है वो बहुत बाद में शुरू हुआ। वो कब से शुरू हुआ? लेटर वैदिक पीरियड से। अगर हम नगर नियोजन के बारे में देखें तो उनका एक ग्रिड सिस्टम हुआ करता था। ग्रिड सिस्टम का मतलब था कि एक घर ऐसे है, एक घर ऐसे, और यहाँ से रास्ता निकल के 90 डिग्री पे काट रहा है, ऐसे ही यहाँ पर घर बने हुए थे। तो ये एक चेस की तरह ऑर्गेनाइज तरीके से शहर को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, बहुत ही अच्छे लेवल पे। अगर हम जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इस सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी, यहाँ पर जो नालियाँ थी, बड़ी बड़ी नालियाँ, वो ढकी हुई हुआ करती थी। इससे उनकी सैनिटेशन और हेल्थ के लिए बड़े ही वो कॉन्शियस होते थे, इससे हमें यही पता चलता है। और पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। दरवाज़ों की जो दिशा थी वो मेन डोर से ना होते हुए बल्कि जो पीछे की तरफ था उसकी तरफ उनके दरवाज़े खुला करते थे, ये इसीलिए ताकि वो धूल और काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकें। लेकिन लोथल एक्सेप्शन है यहाँ पर। जो लोथल था, वहाँ लोथल में जो घर थे उनके दरवाजे मेन एंट्रेंस पे ही खुलते थे, ना कि पीछे की तरफ से। अगर हम सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में देखें तो जो लोअर टाउन सिटाडेल था, ये हिस्सा ऊंचाई पर बना होता था और चारों तरफ से दीवारों से घिरा रहता था। यहाँ पर लोग मतलब अपर क्लास के लोग रहते थे, और यहाँ पर घरों के अलावा विशाल अन्नागार, जहाँ पर वो लोग अपने अन्न को स्टोर करके रखते थे। महान स्नानागार मिलता था, जैसे कि सार्वजनिक भवन जैसे मिलते थे। और लोअर टाउन के बारे में हमने देखें तो ये निचले हिस्से में हुआ करते थे। अगर हम धौलावीरा के बारे में बात करें तो ये शायद 2 नहीं बल्कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक सिटाडेल, एक मिडिल टाउन, एक लोअर टाउन। और चनहुदाड़ो एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पर हमें सिटाडेल देखने को नहीं मिलता। अगर हम धातुओं के बारे में बात करें तो जो नॉन मेटल्स थी उनकी, तो वो थी कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और लेड। ये सारे जो मेटल्स थे वो ये इनके बारे में जानते थे, लेकिन सिर्फ एक आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। अगर हम अज्ञात पशुओं के बारे में बात करें तो इन लोगों को घोड़े और शेर के बारे में नहीं जानकारी थी, लेकिन इनका एक प्रिय पशु था जिसे वो हम्ड बुल कह सकते हैं हम इसे, इनकी सील्स पे देखने को मिलता था। तो ये बड़ा पूजनीय पशु था इनका। अगर वैसे तो इन्हें घोड़े का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन इसका एक साक्ष्य ज़रूर मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निर्माण सामग्री के रूप में मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड का उपयोग किस मटेरियल का यूज़ करते थे? तो इसका सही जवाब है बर्न्ट मड ब्रिक्स का। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ये लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, और इनकी जो कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन सभ्यता थी इजिप्शियन सभ्यता, जहाँ मुख्य रूप से पत्थरों और धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन ये लोग हड़प्पावासी लोग पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। इससे उनकी इंजीनियरिंग की जो स्किल थी उसके बारे में पता चलता है कि इन्हें इंजीनियरिंग की स्किल पता थी। अगर हम इनके कोर फैक्ट्स, इस क्वेश्चन के कोर फैक्ट्स देखें तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो इम्पोर्टेंट नहीं है, 4:2:1 हुआ करता था। ईंटों को जोड़ने की एक तकनीक हुआ करती थी इनके पास, जिसे जिप्सम एंड मोर्टार यानी कि जिप्सम और गारे की एक तकनीक थी इनके पास, और इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम हुआ करता था। और
अगर हम और ये देखें तो डेकोरेटेड ब्रिक्स हुआ करती थी, एल शेप ब्रिक्स हुआ करती थी, सन ड्राइड यानी कि कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हड़प्पा के शहरों का लेआउट एक ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे डैश बनते थे। तो ये अगर ये समकोण में काटती थी तो इनके जो शेप बन जाता था, जैसे ये एक घर है, ये है, ये है। अगर ये रास्ते ऐसे काट रही है, ये काट रहे हैं रास्ते ऐसे, तो ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर का शेप ले लेते थे। बड़े ही उन्नत तकनीक थी इनकी टाउन प्लानिंग की। चेस बोर्ड की तरह इसे ये लोग टाउन प्लान करते थे अपना। सड़कों की मुख्य सड़कें काफ़ी चौड़ी हुआ करती थीं, जिन्हें राजपथ कहा जा सकता है। वहीं मोहल्लों के अंदर की जो गलियां थीं वो थोड़ी सकरी हुआ करती थीं। हवा का सेल्फ क्लीनिंग इनके पास मैकेनिज़्म था। इन्होंने ऐसा एक मैकेनिज़्म तैयार किया था कि इस तरीके से सड़कें बनाई गई थी कि जब भी तेज़ हवाएं चलें तो उड़ने वाली जो धूल और कचरा था वो अपने आप साफ़ हो जाए। आगे चल के कोनों पर गोलाई, मतलब अगर कोई गाड़ी, उस टाइम पे तो गाड़ी हुआ नहीं करती थी, लेकिन बैलगाड़ी मोड़ने में आसानी हो, इसके लिए चौराहों पर या मोड़ों पर, सड़कों पर वो लोग एक थोड़ा सा जो किनारा था उसे गोल कर दिया करते थे ताकि मोड़ने में आसानी हो। और घरों की बनावट बड़ी शानदार थी। बीच में एक आंगन मिलता था, उनके प्राइवेसी उनकी बड़ी एक मेन फीचर था। और जो खिड़कियों के दरवाजे थे वो मेन एंट्रेंस की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुला करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर किससे घिरे होते थे? तो सिंधु घाटी के जो ज़्यादातर जो घर थे जो वो किससे घिरे होते थे? फोर्टिफाइड वॉल्स और गेटवेज से, द्वारों के साथ किलेबंदी हुआ करती थी दीवारों की। तो ये सारी जो सिटीज़ थी वो मतलब ज़्यादातर किलेबंदी हुआ करती थी उनकी। अगर हम फोर्टिफिकेशन के बारे में देखें उनका, तो ये दोहरा सुरक्षा, मतलब बड़ी ही उन्नत प्रकार की प्रणाली थी इनकी। नगर नियोजन में पड़ा था, जैसे कि हड़प्पा कालीन शहर था आमतौर पर 2 भागों में बटा था, सिटाडेल और लोअर टाउन। लेकिन इन दोनों को अलग अलग किलेबंदी कर दी गई थी ताकि संकट के समय प्रशासनिक वर्ग पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। और निर्माण सामग्री जो थी वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, मड ब्रिक्स का प्रयोग करते थे। और बाहरी मतलब इंटरनल जो मटेरियल यूज़ करते थे वो मड ब्रिक्स का यूज़ करते थे। और जो एक्सटर्नल जो बाहरी दीवार थी उसमें ये लोग कच्ची पक्की बर्न ब्रिक्स से का प्रयोग किया करते थे। अगर हम इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि नगरों को बाहरी आक्रमण से बचाना या फिर बाढ़ से बचाना, इन सब इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से अपने नगरों को बचाना। धौलावीरा के बारे में बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित था। और लोथल और सुरकोटड़ा में जो दुर्ग थे वो जो दुर्ग थे यहाँ पर लोथल और सुरकोटड़ा, ये निचला शहर अलग अलग दीवारों से घिरे होने के बजाय एक ही साझे, मतलब जो टाउन थे वो एक ही दीवार से घिरे होते थे। चनहुदड़ों में यहाँ पर एक मात्र ओनली ऐसा टाउन था जहाँ पर हमें ये फोर्टिफिकेशन नहीं मिलता, यानी कि किलेबंदी नहीं मिलती, ये पूरी तरीके से खुला हुआ था। कालीबंगन के बारे में देखें तो जो लोअर टाउन था, चारों तरफ से ईंटों द्वारा मजबूत किलेबंदी की गई थी। और तो बस इसके बारे में एक यही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अंडर विच इकोनॉमी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? तो ये बार्टर सिस्टम पर आधारित थी। बार्टर सिस्टम के बारे में अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक विषय, किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पर
हमें सिक्के का अभाव मिलता है, वहाँ पर हमें सिक्के नहीं मिलते हैं। इंटरनल और फॉरेन ट्रेड के लिए पत्थर, धातु या शंख का उपयोग किया जाता था। विदेशी व्यापार के लिए मेसोपोटामिया, बहरीन, ओमान, अफ़गानिस्तान, इनके साथ बड़ी ही व्यापक समुद्री और ज़मीनी व्यापार हुआ करता था। मोहरों के बारे में बात करें तो जो मोहरें थीं वो वैसे तो मोहरें जो थी वो सील्स की तरह यूज़ हुआ करती थी, जो कि स्टेटाइट जो किससे बनी होती थी, स्टेटाइट एक बहुत ही सॉफ्ट पत्थर हुआ करता था जो कि बड़ी इजीली आकार ले लेता था। ये जो मोहरें थीं वो व्यापारिक सामानों के जो पैकेट हुआ करते थे उनको सील या फिर मालिकाना हक के लिए उपयोग किया जाता था इन मोहरों का। अगर हम इनके बारे में देखें कि जो आयात होने वाली वस्तुएं थीं यहाँ पर, तो जो कॉपर था वो खेतड़ी से आता था जो कि राजस्थान में स्थित है, और ओमान से आता था। सोना, गोल्ड जो है कोलार, कर्नाटक और फारस, ईरान से आता था। टिन अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया, ईरान से आता था। और लापिस लाजुली जो कि नीला पत्थर था वो बदख्शां, अफ़गानिस्तान से आता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो अगर हम इसके बारे में ऑप्शंस पढ़ें तो ऑप्शंस में ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बारे में देखें तो वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर्स विद ग्रिड पैटर्न, ये सही है, ग्रिड पैटर्न था। यूज़ ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर, ये गलत है क्योंकि आयरन के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ये था। ग्रेट बाथ, ये भी था। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके बारे में पढ़ लें तो देखा जाए तो ये ब्रॉन्ज एज, मतलब ये लोग कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में ही जानते थे, लोहे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। और अगर हम इसके एग्रीकल्चर और मेटल्स के बारे में बात करें तो जो अज्ञात धातु की यानी कि जैसे कि आयरन हो गई, ये इसके बारे में नहीं जानते थे। कृषि उपकरण लोहे का प्रयोग करते नहीं थे, वो सिर्फ ब्रॉन्ज या फिर कॉपर के टूल्स बनाते थे। और मुख्य फसलें देखा जाए तो वीट, गेहूँ और जौ, बार्ले। अगर विशाल स्नानागार देखें तो ये हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से। विशाल अन्नागार मिला है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो का अन्नागार जो था वो अन्न को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। और हड़प्पा का जो हड़प्पा से भी एक अन्नागार, मतलब 6 ग्रुप के 12 अन्नागार मिले हैं। तो अगर विशाल अन्नागार आ जाए क्वेश्चन में तो वो मोहनजोदाड़ो से मिला है, और सिर्फ अन्नागार आए तो वो हड़प्पा से मिला है। ग्रिड पैटर्न देखें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये 90 डिग्री एंगल पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। पूरा शहर रेक्टेंगुलर ब्लॉकों में बंट जाता था। और ड्रेनेज सिस्टम, घरों का जो गंदा पानी जो सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियों से होकर शहर से बाहर नालियों को ढकने के लिए बड़ी ईंटों और पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और बड़ा ही उन्नत प्रकार का वाटर मैनेजमेंट था। धौलावीरा में हमें वाटर रिजर्वॉयर्स और डैम्स मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि वो रेन वाटर हार्वेस्ट की कला में निपुण थे। अगर हम बाकी एविडेंसेस के बारे में बात करें तो जो विशाल स्नानागार है, जो सबसे बड़ा अन्नागार है, वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो, सिंध, प्राग, पाकिस्तान से। कांसे की जो डांसिंग गर्ल है उसकी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान से। बंदरगाह मिला है लोथल से। और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन, राजस्थान से। घोड़े की अस्थियां मिली हैं सुरकोतड़ा, गुजरात से। बिना दुर्ग वाला इकलौता शहर चनहुदड़ो, सिंध, पाकिस्तान। 3 भागों में बटा हुआ शहर धौलावीरा, गुजरात, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन जल निकासी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर जल निकासी के बारे में देखें तो जल निकासी के बारे में लिखा है कि ये केवल शाही उपयोग के लिए था, तो ये गलत है। ये सिर्फ शाही उपयोग के लिए नहीं था बल्कि सभी के लिए था। इट वॉज हाईली एडवांस्ड एंड वेल प्लान्ड, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम उसके फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, कवर्ड नालियाँ हुआ करती थी। और
धौलावीरा जो है ये दुनिया की धौलावीरा में वर्ल्ड की बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। लोथल में यहाँ से एक बंदरगाह मिला है और मोहनजोदाड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। बनवाली हरियाणा के बारे में देखें तो एक एक्सेप्शन है, हमें अपवाद जिसको बोल सकते हैं। तो बनवाली में हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता, याद रखिएगा। सब जगह ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा, सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम धौलावीरा में, और जहाँ ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता तो वो है बनवाली में। और एक और फैक्ट है कि कालीबंगन राजस्थान एक ऐसा शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहाँ पर ईंटों की जगह लकड़ी का प्रयोग होता था नालियों को बनाने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज कार्नेलियन अ स्टोन यूज्ड बाय द हड़प्पन्स फॉर मेकिंग बीड्स मोस्टली फाउंड। तो इसका सही जवाब देखें तो असम में हमें कोई साइट देखने को नहीं मिलती, पंजाब में रोपड़ी है, और बिहार तो हमने देखा था कि बीड्स बनाने की फैक्ट्री जो थी वो कहाँ थी, धौलावीरा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। कार्नेलियन पत्थर के बारे में देखें तो ये एक लाल और एक नारंगी रंग का अर्धकीमती पत्थर होता है जो कि गुजरात के भड़ौत से मिलता था, मनकी बनाने के लिए काम में आता था। और इसके जो केंद्र थे वो लोथल और चनहुदाड़ो से हमें मिलते हैं। अगर हम मेटल्स के बारे में बात करें, मटेरियल के बारे में बात करें, तो जो कॉपर था वो हमें राजस्थान से मिलता है। गोल्ड जो है वो हमें कर्नाटका कोलार से मिलता था और फारस ईरान से मिलता था। जो टिन है वो हमें अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलता था। और लापिस लाजुली वो शोरतुगाई स्टेटाइट दक्षिणी राजस्थान से। शेल जो शंख है वो गुजरात से। नीलम महाराष्ट्र से। और जेड जो है वो मिडल एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दे वर्शिप्ड अ मेल डीटी कॉल्ड पशुपति। वे पशुपति नामक पुरुष देवता की पूजा करते थे। महिलाएं सोने चांदी तांबे और कांसे से बने आभूषण पहनती थीं। वहाँ सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। और गेहूँ और जौ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें थीं। जो इसका सही जवाब है, इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है, तो वहाँ पर पशुपतिनाथ की एक सील मिली है जिसमें कि एक पशुपतिनाथ को एक योग पुरुष के बारे में बताया गया है जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उन्हें भगवान शिव से कंपेयर करते हैं। तो राइट साइड में उनके एक लायन, टाइगर या फिर एलिफेंट मिलता है, जानवर मिलते हैं। और लेफ़्ट साइड में उनके राइनोसेरस या फिर और बफेलो देखने को मिलता है। और उनके चरणों के नीचे दो हिरण देखने को मिलते हैं। तो ये आंसर सही है। जो महिलाएं थी वो आभूषण पहनती थी, तो ये भी सही है। वहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य नहीं मिलते। हमें सती प्रथा के जो पहले साक्ष्य हैं, फर्स्ट एविडेंस हैं सती प्रथा के, तो वो हमें देखने को मिलते हैं भानुगुप्त अभिलेख में, जो कि स्थित है विदिशा, एमपी में। या ये भारत में पहला जो सती का एविडेंस है वो हमें यहीं देखने को मिलता है। और अगर हम ये बात करें गेहूँ और जौ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें थी, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देयर इज़ क्लियर एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रेनेज सिस्टम एट मोहनजोदाड़ो वॉज नोटेबल बिकॉज ईच हाउस वॉज कनेक्टेड टू। तो आपके ऑप्शंस हैं, एक भूमिगत पानी की टंकी से, सहायता के लिए केंद्रीय स्तंभ से, सड़क की एक ढकी हुई नाली से और छत पर बने एक जलाशय से। तो इसका सही हो जाएगा अ कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन, सड़क की एक ढकी हुई नाली से।
वैसे तो बहुत वास्तुकला में बहुत विशेषता है मोहनजोदड़ो की। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था इनके पास। प्रत्येक घर में एक छोटी नालियाँ दीवार के माध्यम से बाहर गली की छोटी नालियों से मिलती थी। कवर्ड स्ट्रीट ड्रेनेज था। सैनिटेशन का ध्यान रखते थे। अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात करें तो नालियों में सड़कें बनाने के लिए या नालियों की निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। चूना पत्थर की पट्टियों का उपयोग करते थे। हर घर में एक कुआं मिलता है मोहनजोदड़ो में, और स्नानागार मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से। और बाकी हम देखें मोहनजोदड़ो के बारे में तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे राखलदास बनर्जी 1922 में। और अगर हम मोहनजोदड़ो के नाम के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। यहाँ से हमें ग्रेट बाथ भी मिलता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सील्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर वर मेड यूजिंग लोकली फाउंड स्टेटाइट। सेकेंड, दीज seals often feature animal motifs and undeciphered script symbols। तो इसका सही आंसर हो जाता है बोथ। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हड़प्पा काल संस्कृति की मोहरें स्थानीय रूप से पाई जाने वाली स्टेटाइट का उपयोग करके बनाई जाती थी, यानी कि जो मोहरें थीं उनमें सेलखड़ी स्टेटाइट का उपयोग होता था। और मोहरों पे अक्सर जानवरों के चित्र मिलते थे और जो कि अनडिसाइफर्ड थे, यानी कि अभी तक इन जो सील मिली हैं उन पर क्या लिखा हुआ है उनको डिकोड नहीं किया गया अभी तक। और एनिमल्स जैसे कि मैंने बताया कि एक पशुपतिनाथ की सील मिली है जिसमें एक लायन मिलता है, बफेलो, राइनो और एलिफेंट के चित्र देखने को मिलते हैं, और दो तरफ हिरण देखने को मिलते। एक इनका पूजनीय पशु था जिसको बोला गया हम्ड बुल, यानी कि कुबड़ वाला बैल। बाकी तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी एक इनकी जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन कल्चर की जो स्क्रिप्ट थी वो उसका नाम क्या था? बूस्ट्रोफेडन। इसका मतलब क्या होता है? ये कैसी स्क्रिप्ट होती है? यानी कि पहले राइट से लेफ़्ट जाती है, फिर लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से लेफ़्ट, फिर राइट से लेफ़्ट। ये स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती थी जो कि अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है। यहाँ पर हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक सींग वाला जानवर देखने को मिलता है, जैसे यूनिकॉर्न बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा के हड़प्पा स्थल पर कौन सा महत्वपूर्ण कृषि साक्ष्य खोजा गया था? तो इसका सही जवाब है क्रिस क्रॉस प्लग मार्क्स इन फील्ड। खेतों में आड़े तिरछे क्रॉस हल चलाए जाने के निशान। कालीबंगा के बारे में देखें तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ब्लैक बेंगल्स। और ये जो खोजकर्ता थे इसके वो थे अमलानंद घोष, जो कि खोजा गया था 1953 में। अगर हम कालीबंगा के बारे में और साक्ष्य देखें तो यहाँ पर हमें फायर अग्निकुंड मिलते हैं, फायर एल्टर्स देखने को मिलते हैं, और डेकोरेटेड यानी कि अलंकृत नक्काशीदार ईंटें देखने को मिलती हैं, लकड़ी वाली ड्रेनेज देखने को मिलती हैं। एक लौता ऐसा शहर था हड़प्पा कालीन सभ्यता में जहाँ पर नालियों को बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया था। ऊँट की हड्डियाँ मिलती हैं और भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। बस इसके बारे में यही एक इम्पोर्टेंट है। एक धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, वो रंगपुर से मिले हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एट हड़प्पा वर यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, और रीज़न है दीज प्लेटफॉर्म्स वर
फाउंड टू कंटेन व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स, कारण इन चबूतरे के दरारों में गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे। तो इसका सही आंसर ए फॉल्स है, बट आर इज ट्रू। इसमें अगर हम देखें, हड़प्पा में गोल ईंटों के चबूतरे की पंक्तियों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों की नहीं बल्कि चबूतरों का प्रयोग किया जाता था अन्न को स्टोर करने के लिए, अन्न को रखने के लिए, इसीलिए वहाँ पर हमें गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। तो आर सही है, इन चबूतरों की दरारों में हमें गेहूँ और जौ के दाने तो मिले हैं, लेकिन इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं बल्कि स्टोरेज के लिए होता था, अन्न को स्टोर करने के लिए होता था। अगर हम हड़प्पा के बारे में देखें तो हम पहले भी देख चुके हैं कि इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से हमें 6-6 की 2 कतारों में 12 अन्नागार मिले हैं। यहाँ पे श्रमिकों के आवास मिले हैं। हमें R37 नाम की एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया। सिमेट्री H जो कि ये भी कब्रिस्तान है, इसका नाम दिया गया। बैलगाड़ी का खिलौना, एक खिलौना मिला है जिसे बैलगाड़ी बोला गया, टॉय कार्ट जिसे बोल सकते हैं। एक मूर्ति मिली है एक लेडी की जिसके पेट में से एक पेड़ निकलता हुआ दर्शाया गया है, तो उसे उसका नाम दे दिया गया गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। एक पासा मिला है, पासे का साक्ष्य मिला है जिससे ये आइडिया लगाया जाता है कि ये यहाँ पर जुआ या खेल जैसा कुछ देखने को मिलता है कि एंटरटेनमेंट के लिए लोग जुआ खेलते थे। और अगर हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में देखें, खाद्यान्न के बारे में देखें, तो यहाँ पर ज़्यादातर गेहूँ, व्हीट और बार्ले की खेती होती थी। और कॉटन के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हड़प्पा कालीन वासी जो थे वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कपास की खेती शुरू की। और यूनानियों ने कपास को क्या कहा है? सिंडन कहा है। तो आज की ये हमारी क्वेश्चंस थे जो कि PYQs में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपको ऐसी और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती रहूँगी आपको, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू सो मच।